सभी को नमस्कार। आइए आज आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमारे वातावरण में किस तरह से बादल बनते हैं और किस तरह से बारिश जो है वो होती है। तो सबसे पहले जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि आपको जो है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्या होती है। इसके बारे में आप मेरे पीछे पीछे वाले वीडियो को देख करके आराम से समझ सकते हैं कि ये क्या है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को हिंदी में मैं कहूँ तो निरपेक्ष आर्द्रता और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी मतलब आर्द्रता सामर्थ्य। मतलब किसी भी वायु वायु का किसी भी आयतन की वायु हो उसके अंदर किसी निश्चित ताप पर कितनी आर्द्रता की मात्रा है, यही एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है। और कुल कितना उसकी क्षमता है, वो कितना कुल रख सकती है अपने अंदर, यही है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, एकदम सिंपल शब्दों में। तो कोई भी वायु जब नीचे से ऊपर जाती है तो वो धीरे धीरे ठंडी होती है। जब वायु ऊपर जाने जाने के बाद ठंडी होती जाती है तो उसकी जो ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है वो ऊपर जाने के साथ ही कम होती जाती है। तो इन बातों को आप अगर ध्यान में रखेंगे तो आपको आराम से समझ में आएगा कि किस तरह से बारिश जो होती है वो होती है, बादल का जो निर्माण होता है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले हम वाटर साइकिल में देखते हैं तो क्या होता है, सन की हीटिंग से, सूर्य से पड़ने वाले तापमान के कारण से, सूर्य से मिलने वाले तापमान के कारण से सबसे पहले इवेपरेशन होता है या इवेपोट्रांसपीरेशन होता है। मैंने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस किया है। मतलब सीधी सी बात है, पानी का वाटर वेपर में बदल जाना, वाटर का वाटर वेपर में चेंज हो जाना, जलवाष्प में बदल जाना, इवेपरेशन है। इवेपरेशन होता है, पानी गर्म हुआ, गर्म होने के बाद इवेपरेट हुआ, इवेपरेट होने के बाद वो हवा में जाकर के मिला और उसी गर्मी से नीचे से जो है वो हवा गर्म होकर के हल्की होती है और फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठती है। तो जब हवा यहाँ पर है, नीचे है, तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है, इस स्लाइड में दिखाया है, सॉरी फॉर दैट, कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी यहाँ किसी वॉल्यूम की एयर है उसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी है 80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कुल इसमें आर्द्रता धारण करने की क्षमता जो है वो 80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और इसमें उपस्थित कितनी है, प्रेजेंट कितनी है, दैट इज 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब धीरे धीरे ये एयर राइज हो रही है, राइज जो है वो एयर हो रही है, उठ रही है। उठने के साथ ही नीचे से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तापमान में कमी आती जा रही है। जब इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो उस समय इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होकर के 60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई या क्यूबिक सेंटीमीटर हो गई। लेकिन फिर भी जो इसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, जो निरपेक्ष आर्द्रता है, जो पहले से उपस्थित है, वो तो भाग के कहीं जाएगी नहीं। तो वो 40 ग्राम अभी भी प्रेजेंट है। मतलब कि जब हम इसका रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंडेक्स निकालते हैं, जब हम इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी या सापेक्षिक आर्द्रता निकालते हैं, तो यहाँ इस स्टेज पर जब टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो हमें जो है इसका रेशियो हमने निकाला तो मिली 50%। रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का रेशियो होता है। फिर जब हवा ऊपर उठी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी उतनी ही है पर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो गई, 60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गई। तो इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी थी वो भी रिड्यूस हो गई। मतलब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी जैसे जैसे जो कम होती है वैसे वैसे ही आप देख सकते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी जो है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती जा रही है यहाँ पर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर 50% से 66% हो गई। फिर एयर थोड़ा सा और ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद टेम्परेचर लगातार कम होता जाता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ, फिर -5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी रिड्यूस होकर के 40 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर पहुंच गई और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी जो इसकी है वो 40 ग्राम पहले से ही थी, नीचे से ही 40 लेकर के ये ऊपर उठी थी हवा।
40 तो ऊपर तक आया, लेकिन इसकी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी क्षमता इसकी घट गई। तो जब हमने 40 को 40 से डिवाइड किया और हमने रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंडेक्स निकाला, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमने निकाला तो आ गया 100%। मतलब जितनी, आप ऐसे ही सिंपल सा समझ सकते हैं कि जितनी इसमें उपस्थित है उतनी ही इसकी क्षमता है। तो जितनी उपस्थित है उतनी ही क्षमता है, इसका मतलब एयर क्या हो गई, ये सैचुरेटेड हो गई, संतृप्ता अवस्था में आ गई। तो सैचुरेटेड एयर जिस पॉइंट पर, जिस टेम्परेचर पर हो रही है, उसी टेम्परेचर को बोला जाता है ड्यू पॉइंट। तो ड्यू पॉइंट पे ही एयर क्या होती है, सैचुरेट होती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर जब एयर सैचुरेट हो गई तो होता क्या है कि सैचुरेशन होने के बाद फिर एयर जो होती है, जो एयर होती है उसके जो वाटर वेपर होते हैं, वाटर वेपर प्रेशर के कारण से यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज या पर्टिकुलेट मैटर जो ऊपरी वातावरण में घूमते रहते हैं, ऊपरी वायुमंडल में, जैसे डस्ट पार्टिकल हो गए, धूल कण हो गए, ऐश हो गई, वॉल्केनिक ऐश, ज्वालामुखी राख हो गई, पॉलन ग्रेन हो गए, पराग कण हो गए, प्रदूषण के बहुत सारे कण हो गए, ये सब ऐसे ऊपर घूमते रहते हैं। और ये घूमने वाले कण जो है, इन्हीं के ऊपर जाकर के जो वाटर वेपर रहती है वो चिपक जाती है, और फिर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होता है। मतलब वाटर वेपर का फिर से लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाना, यही है कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया। तो यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इन सारे डस्ट पार्टिकल्स के ऊपर जाकर के ये जो ह्यूमिडिटी है ये चिपकती है, और इस तरह से धीरे धीरे फॉर्मेशन होता है। धीरे धीरे नहीं, धीरे धीरे तो मैं कह रहा हूँ, तेजी से फिर फॉर्मेशन होता है क्लाउड ड्रॉपलेट्स का। मतलब ये जो डस्ट पार्टिकल, सैंड पार्टिकल हैं, यही सरफेस का काम करते हैं, किसके लिए, क्लाउड ड्रॉपलेट्स के बनने के लिए। इसके कारण से इनको हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई भी कहा जाता है। आर्द्रता ग्राही नाभिक, आर्द्रता को ग्रहण करने वाले नाभिक ये बनते हैं। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कह लीजिए, या डस्ट पार्टिकल्स कह लीजिए, सैंड पार्टिकल्स कह लीजिए, पार्टिकुलेट मैटर कह लीजिए, इन्हीं के ऊपर संघनन की प्रक्रिया होती है। इसलिए बारिश की बूंदों को या क्लाउड ड्रॉपलेट्स को बनने के लिए कुछ मात्रा में प्रदूषकों का होना, चाहे वो वॉल्केनिक गैस हो, सैंड पार्टिकल हो, डस्ट पार्टिकल हो, पॉलन ग्रेन हो, सॉल्ट पार्टिकल हो, तो उनका प्रेजेंस वातावरण में बहुत जरूरी है। अगर हमारा वातावरण, जो हमारा वायुमंडल है, एकदम से क्लीन भी हो जाए, मतलब किसी भी तरह की जो है वो ये कह सकते हैं इम्प्योरिटीज या डस्ट पार्टिकल, ये सारी चीजें ना प्रेजेंट रहें, तो कंडेंसेशन ऊपर होगा ही नहीं, बारिश कभी होगी ही नहीं। इसलिए इनका उपस्थित होना भी बहुत जरूरी है। तो इवेपरेशन, इवेपरेशन के बाद एयर, राइजिंग ऑफ एयर होती है, फिर सेचुरेशन ऑफ एयर होता है, ड्यू पॉइंट पहुंचता है, उसके बाद कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया होती है। ये क्या है, प्रोसेस ऑफ प्रेसिपिटेशन, जो मैं आपको यहाँ पर नीचे सिक्वेंशियली दिखा चुका हूँ। अब जब इनके ऊपर कंडेंसेशन हो जाता है तो क्लाउड ड्रॉपलेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिन्हें आप कह सकते हैं बादलों के नाभिकों का निर्माण होता है। और ये जो नाभिक हैं, ये आसमान में तैरते रहते हैं। ये क्या होते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। कहाँ पर, वायुमंडल में, ऊपरी वायुमंडल में। जो हमारे ट्रोपोस्फियर, अपर ट्रोपोस्फियरिक लेयर है, जो हमारा क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा है, लगभग वहीं पर ये सारे के सारे क्या होते हैं, तैरते रहते हैं। और फिर नीचे से हवा लगातार ऊपर उठती रहती है, वो इनको घुमाती रहती है। और तैरने के बाद क्या होता है, ये आपस में लड़ते भिड़ते रहते हैं, और इस तरीके से ये आपस में लड़ भिड़ करके एक जगह एकत्रित होते हैं, और जहां ये एकत्रित हो जाते हैं वहीं पर होता है बादलों का निर्माण, क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है। अब क्लाउड फॉर्मेशन जब शुरू होता है तो होता क्या है कि ये एक जगह एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये बनते हैं तो शुरुआत में इनकी साइज बहुत छोटी होती है। मतलब जो
क्लाउड ड्रॉपलेट्स बनते हैं इनकी साइज बहुत छोटी होती है। जैसे ओस पड़ती है, आप देखते हैं सुबह ओस पड़ती है तो ओस जो है वो किसी सतह पर, पत्तियों के ऊपर ओस पड़ी रहती है, तो वही ओस की बूंदें जैसे यहाँ पर बनती हैं और वो बूंदें आपस में इकट्ठा हो जाती हैं, इकट्ठा होकर के बादलों का निर्माण करती हैं। और जब हवाएं लगातार नीचे से ऊपर जाती हैं, ऊपर भी हवाएं चलती रहती हैं, इनको आपस में हिलाती रहती हैं, तो हिलाने के बाद क्या होता है, इसके बाद ये आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन होता है इनका। और कोलिजन होने के बाद जो टिनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो आपस में जुड़ करके अपना साइज बड़ा करते हैं। अगर ये हवा और तेजी से, नीचे से एक बार हो गया, फिर दोबारा से हवा और तेजी से ऊपर उठती है, तो ये उठ करके और ऊपर भी जाते हैं, और कई बार ऊपर जाते हैं तो ये सुपर कूल्ड स्टेज में हो जाते हैं, मतलब बहुत ठंडे हो करके बदल जाते हैं बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों में, ये आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि इनका फॉर्मेशन किस हाइट पे हो रहा है। अगर थोड़ा नीचे होता है अपर ट्रोपोस्फियर में, तो ये इतनी जल्दी आइस क्रिस्टल्स में नहीं चेंज होते, लेकिन अगर ये लगातार ऊपर उठते हैं हवा के कारण से, तो ये आइस क्रिस्टल्स में चेंज हो जाते हैं। आइस क्रिस्टल का मतलब छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में। फिर क्या होता है, जब ये चेंज हो गए वहां से, फिर ये नीचे की तरफ भागना शुरू करते हैं, ऊपर से भी नीचे की तरफ आते हैं, नीचे भी बने हैं तो नीचे की तरफ आते हैं। लेकिन जब ये नीचे आते रहते हैं, फिर से हवा ऊपर अगर लगातार जाती रहती है तो इनको और ऊपर उठा करके फिर से फेंक देती है, फिर से आपस में ये टकराते हैं, मतलब ये टकराहट लगातार चलती रहती है और इनका साइज जो है वो बड़ा होता रहता है। अब एक समय ऐसा आता है कि जब ये इतने बड़े हो जाते हैं कि ये ग्रेविटी को अपोज नहीं कर पाते हैं, इनका साइज जब काफी बड़ा हो जाता है कि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को अपोज नहीं कर पाते हैं, ये फ्लोट नहीं कर पाते हैं आसमान में, तो उसके बाद फिर ये क्या करते हैं, फिर नीचे की तरफ बहुत तेजी से गिरना शुरू करते हैं। ये जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं या जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ये रेन ड्रॉपलेट्स, ये बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिरना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाते हैं, इनका तापमान फिर से, मतलब नीचे वायुमंडल में तापमान ज्यादा है, ऊपर की तरफ तापमान कम होता जाता है, तो नीचे तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। नीचे तापमान बढ़ा तो ये मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, ये पिघलना शुरू हो जाते हैं, और पिघलने के बाद क्या होता है, ये बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों में कन्वर्ट होकर के पृथ्वी की तरफ आकर के गिरते हैं। तो इस तरीके से जब ये पृथ्वी पर गिरते हैं बारिश के रूप में, तो वही इवेपोरेटेड वाटर जो यहाँ से गया था ऊपर, वही फिर से वापस पृथ्वी पर आ जाता है और वाटर साइकिल हमारी कंप्लीट होती है। अगर ये जो गिरते हैं आइस क्रिस्टल्स, अगर ये बहुत तेजी से नीचे गिरते हैं कि ये जो है परिवर्तित नहीं हो पाते हैं रेन ड्रॉप्स में, तो ये सीधा बर्फ के टुकड़ों के रूप में आकर के जमीन पर गिरते हैं। तो जब बर्फ के टुकड़ों के रूप में सीधा गिरते हैं आकर के, तो उसको हम बोलते हैं कि ओले पड़ रहे हैं, आपने सुना होगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो ये जब सीधे आकर के बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि ओले पड़ना, हेल स्टॉर्म्स। कई बार बारिश भी होती है और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिरते हैं, जिनको हम बोलते हैं सहिम वर्षा। तो इस प्रकार जो वर्षा होती है वो कई तरीके की हो सकती है, खाली पानी की बूंदें गिर सकती हैं, पानी के साथ बर्फ गिर सकती है, खाली बर्फ गिर सकती है, या जो है वो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर सकते हैं। तो इस तरह वर्षा के भी कई प्रकार होते हैं। तो ये पूरा का पूरा वर्षा का जो प्रक्रम था, मैंने आपको एकदम आसान शब्दों में समझाया। अब आइए आपको मैं बताता हूं कि वर्षा के कौन कौन से प्रकार हैं। तो अब मैं आपको बताता हूं वर्षण के प्रकार। वर्षण जो होता है, वर्षण का मतलब यही है कि ऊपर से
चाहे रेन ड्रॉप्स आए या स्नो आए या हेल आए, बर्फ के टुकड़े आए, उनका पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण नीचे की तरफ गिरना। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण आसमान में तैर रही चीजों को अपनी तरफ खींचता है, और जो भी बारिश की बूंदें होती हैं या बर्फ के टुकड़े आसमान में तैरते रहते हैं, वो सारे के सारे नीचे आकर के गिरते हैं। यही वर्षण की प्रक्रिया है। अब वर्षण के प्रकार में सबसे पहले होता है रेनफॉल। रेनफॉल जिसको हम सीधा सा वर्षा कहते हैं, पानी की वर्षा जिसे हम कह सकते हैं, पानी की बारिश। तो रेनफॉल जो होता है उसमें आप देख सकते हैं क्या, इट इज प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स टू द सरफेस ऑफ द अर्थ ओनली इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। जब खाली पानी की बूंदें गिरती हैं तो वो होता है रेनफॉल। तो रेन यहाँ पर लिखा हुआ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि दीज रेन ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड अराउंड माइक्रोस्कोपिक क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, जिनको हमने हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बताया था, सैंड पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल डिस्कस कर चुके हैं। तो ये कौन से पार्टिकल हो सकते हैं, या सैंड डस्ट पार्टिकल या पॉल्यूशन के पार्टिकल हो सकते हैं। तो जब उसके इर्द गिर्द होती है और धीरे धीरे वो लड़के अपना साइज बढ़ा के सीधा नीचे पानी ही गिरता है अकेले, तो वो होता है रेनफॉल। अब रेनफॉल के बाद जो दूसरा प्रकार है उसको हम बोलते हैं स्लीट या आइस पैलेट्स। तो स्लीट का मतलब यही, ये पानी की बारिश हो गई, ये हो गई सहिम वर्षा, जब पानी के साथ में स्नो भी आती है, पानी के साथ में बर्फ भी गिरती है। तो इस तरह की वर्षा को स्लीट या आइस पैलेट्स या फिर सहिम वर्षा बोला जाता है। तो रेन दैट फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स बट फ्रीजेस बिफोर इट रीचेस द ग्राउंड इज कॉल्ड स्लीट। मतलब अगर जो फ्रोजन आइस है, जो जमी हुई बर्फ है, वो ऊपर से नीचे गिरती है, पिघलती है, पानी भी उसके साथ गिरता है, या कई बार ऐसा हो जाए ठंडियों वगैरह में कि नीचे टेम्परेचर काफी कम है, कई बार सूर्य नहीं निकलता है, तो ऊपर से तो पानी की बूंदें चलती हैं, लेकिन नीचे टेम्परेचर कम होने के कारण से कई बार वो बीच में ही कहीं जम जाती हैं और जम करके पृथ्वी पर गिरती हैं। तो इस तरीके से उनको आइस पैलेट्स बोला जाता है, जो जम करके गिरती हैं। तो स्नो के साथ जब वाटर भी गिरता है तो उसको हम बोलते हैं सहिम वर्षा या स्लीट और आइस पैलेट्स। फिर तीसरा आपका है स्नोफॉल, जिसको हम बोलते हैं बर्फबारी जो होती है। तो स्नोफॉल इज द प्रेसिपिटेशन दैट फॉल्स इन द फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स। जब खाली बर्फ गिरती है, यूरोप वगैरह में अक्सर ऐसा होता है, इंडिया में आप नैनीताल जाइए, रानीखेत जाइए, हिमालयन रीजन में आप कहीं भी जाइए, तो जनरली विंटर सीजन में क्या होता है, पानी नहीं बरसता है, क्योंकि ऊपर भी टेम्परेचर कम होता है, नीचे भी टेम्परेचर कम होता है। तो जब ऊपर आइस क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होता है, बर्फ के टुकड़े बन जाते हैं, वो सीधा आकर के नीचे गिरते हैं, उन्हें पिघलने का समय ही नहीं मिल पाता है, बहुत तेजी से नीचे आते हैं। तो इस तरह से जब होता है तो इनको क्या बोला जाता है, स्नोफॉल, बारिश होती है, बर्फबारी जिसे हम बोलते हैं। और जो आखिरी प्रकार है वो है हेल फॉल। तो हेल फॉल जो होता है, इसमें बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, गोल गोल बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं, राउंडेड स्नोफ्लेक्स ऑफ बिग साइज फॉल डाउन ऑन द सरफेस। तो इस तरीके से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े जब सरफेस पे गिरते हैं तो उसको हम हेल फॉल या ओला पड़ना कहते हैं। ये पत्थर की तरह होते हैं, अगर सर पे लग जाए तो कसम से खोपड़ी फूट जाती है, इस तरीके से ये होते हैं। तो ये चार प्रकार हैं वर्षण के, रेनफॉल, स्लीट, स्नोफॉल एंड हेलफॉल। जो मैंने बताई चारों चीजें वो आप इस स्लाइड में आराम से देख सकते हैं कि रेनफॉल क्या है, स्नोफॉल क्या है, स्लीट क्या है और हेलफॉल क्या है। सिर्फ पानी गिर रहा है, ये आपका रेनफॉल हो गया। यहाँ पर सिर्फ बर्फ गिर रही है, ठीक है, बड़े बड़े टुकड़े नहीं है, ऐसे ही बर्फ, छोटे छोटे ऐसे बर्फ के क्रिस्टल्स जो होते हैं वो नीचे गिरते हैं, और इस तरह से इसको बोलते हैं स्नोफॉल, बर्फबारी होती है। जब यहाँ पर आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े भी गिरते हैं और उसके साथ साथ पानी भी गिरता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो ये आपका हो जाता है स्लीट। और चौथा मैंने बताया था हेल फॉल, जब बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े गिरते हैं,
कि सर पे लग जाए तो आपकी खोपड़ी जो है वो फूट सकती है, पत्थर की तरह के टुकड़े गिरते हैं, तो वो होता है हेयर फॉल। तो ये इमेज बारिश के चारों प्रकारों को, वर्षण के चारों प्रकारों को दिखा रही है। इनको याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइज से रिलेटेड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी, इन सारी चीजों से रिलेटेड, क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है इनसे रिलेटेड। आपको मैं क्लाउड का फॉर्मेशन का प्रोसेस और डिटेल में, और उनके कौन कौन से टाइप्स हैं, ये फिर किसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बारिश किस तरीके से होती है, जैसे आपने सुना होगा संवहनीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, इन सारी चीजों को सिंपल भाषा में एकदम लेकर के। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अविरल धारा एंड बीइंग विद अम्बेश पांडे। बी सेफ, यूज मास्क, और उस अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित करते हुए पढ़ाई करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।